हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीपीएससी क्लासेस। यूपीपीएससी क्लासेस में आज हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आ जा गया है मौलिक अधिकारों के बारे में। तो चलिए चर्चा करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। हमने नागरिकता पढ़ लिया है और उसके पहले हमने संघ और राज्य व्यवस्थाएं पढ़ ली है। तो चलिए देखते हैं नागरिकता के बारे में। तो दोस्तों, यूपीपीएससी क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए देखते हैं नागरिकता के बारे में। हमारा जो मौलिक अधिकार का टॉपिक है, इसमें मौलिक अधिकार में आर्टिकल 12 से लेकर के 12 से 35 तक के आ जाएंगे मौलिक अधिकार। इसमें भाग 3 में दिया गया है। इसमें जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए हुए थे, लेकिन अब आर्टिकल 31 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वां अमेंडमेंट किया गया, जो 1978 के द्वारा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 78 रहेगा। 78 के द्वारा जब किया गया 1978 में 44वां अमेंडमेंट किया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। वो 300 के काम में रख दिया गया है। अब एक वह मौलिक अधिकार नहीं है, वह एक अब कानूनी अधिकार है। इसको आप जानते रहिए। क्वेश्चन डायरेक्टली पीसीएस में, आरओ डिपार्टमेंट में और सभी जगह पूछा गया है। तो चलिए विस्तृत से इसका अध्ययन कर लेते हैं और जान लेते हैं मौलिक अधिकारों में क्या क्या कैसे कैसे प्रावधान है। इसमें संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान आर्टिकल 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जाता है। जब आर्टिकल 352 यानी राष्ट्रीय आपात लगा रहे तो जीवन एवं व्यक्ति की जो मौलिक स्वतंत्रताएं होती हैं उनको छोड़ करके बाकी सारे अधिकार वहां पे निरस्त किए जा सकते हैं। मूल अधिकारों की संख्या 7 थी जब संविधान लागू हुआ था। वही मैंने आपको बताया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये 31 से हटा करके और 19 का जो चा था तो इसको उठा करके 300 के काम में रख दिया गया। ये आप समझ सकते हैं। इसके में आ जाते हैं हमारे 7 मौलिक अधिकार, लेकिन एक समाप्त हो गए हैं तो 6 बचे हैं। इसमें पहला आ जाएगा 14 से लेकर 18 तक दिए गए समता का यानी समानता का अधिकार। उसके बाद में आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 तक दिया गया है आपका। फिर आ जाता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से 24 तक दिया गया है, आर्टिकल 23-24 तक है। उसके बाद में चौथे नंबर पे आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। उसके बाद में हमारा आ जाता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो 29-30 दिया गया है। कुछ वर्गों को दिया गया है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। उसके बाद में आ जाता है लास्ट वाला हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो है आर्टिकल 32। तो इतनी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम समानता का अधिकार। क्या है समानता का अधिकार, चलिए देखते हैं। इसके पहले हम समानता के अधिकारों को जानने के पहले हम राज्य की परिभाषा देख लेते हैं आर्टिकल 12 के तहत, क्योंकि 11 तक नागरिकता थी। उसके बाद में राज्य की परिभाषा देखिए, हम लक्ष्मीकांत की बुक में राज्य की परिभाषा के बारे में तो विस्तृत अध्ययन किया गया है, लेकिन हम बहुत शार्ट में चलेंगे क्योंकि हमको पीसीएस और आरओ डिपार्टमेंट में प्री के लिए पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं। और छोटी मोटी परीक्षाओं जितनी भी दी गई हैं तो उसमें जैसे पुलिस हुआ, दरोगा हुआ और सब में पूछता है, तो उसमें बहुत संक्षेप में जानना है। चलिए 12 के संदर्भ में प्राधिकारी से तात्पर्य ये इससे किसी व्यक्ति या निकाय से है जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश या अधिसूचना आदि बनाने या जानकारी की परिवर्तित करने की शक्ति है। स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत नगरपालिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड आदि संस्थाएं आती हैं राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी या निकाय आते हैं जो संविधान या किसी पर नियम के द्वारा सृजित किए जाते हैं और जिन्हें विधि, उपविधि आदि से बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, किंतु उनके द्वारा संप्रभु शक्ति का प्रयोग आवश्यक नहीं है। इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहिए। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कितने लोग आते हैं। चलिए, और भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत मैंने कुछ पॉइंट को नोट कर रखा है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत भारत की सरकार, उसके सभी मंत्रालय आते हैं तथा सभी मंत्री, विभाग, सेना एवं तमाम जौहर क्षेत्र के संस्था जैसे पीएसयू है, ये सब संस्थाएं आती हैं। सांसद भी आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, सभापति और सदस्य तथा उसके द्वारा किए गए कार्य, पारित किए गए कानून, ये सब राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। राज्य की सरकारें, राज्य के सभी मंत्री, मंत्रालय, सचिवालय और वहाँ पे काम करते लोग, बनाए हुए नियम आज सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, इसका एक विस्तृत अध्ययन किया जाता है, लेकिन मैं शॉर्ट में करते हुए चल रहे हैं। राज्य विधानमंडल के अंतर्गत इसमें आ जाते हैं राज्य विधानसभा, विधान परिषद,
के सदस्य तथा उसके अध्यक्ष, उनके द्वारा पारित किए गए कानून और तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वगैरह सब भी आ जाते हैं। स्थानीय प्राधिकारी में आ जाते हैं लोकल अथॉरिटी जो होती है जिनके पास, जैसे म्यूनसिपालिटी, नगर पालिका, नगर पंचायत, LIC, ONGC और भी सारी संस्थाएं आ जाती हैं। और स्थानीय प्राधिकारी में जो लोकल ऑफिशियल होते हैं, ये कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस, सरकारी डॉक्टर, बस कंडक्टर, ड्राइवर, ये सब जो आते हैं और राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आदि आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने उसको नोट करके लिख दिया है, जो आपको जानना ही है, PCS के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी प्राइवेट कंपनी जो सरकार के साथ या सरकार के लिए काम करती है, वह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आएगी। उदाहरण है BCC 2019 तक अपने प्राइवेट बता करके वह राज्य के दायरे से दूर रहा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे राज्य की परिभाषा में डाल दिया गया है, समावेश कर दिया गया है। उपरोक्त से निर्देशित किसी भी संस्था द्वारा की गई किसी भी प्रकार की कार्यवाही यदि व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वह व्यक्ति को सीधा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जाकर के अपने अधिकारों की मांग कर सकता है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत। तो यह आप जानते रहिए, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, या आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जाकर के अपने अधिकारों का मांग कर सकते हैं। अब हम जानेंगे आर्टिकल 13 के तहत अधिकारों से असंगत तथा उसके अल्पीकरण करने वाली विधियां। कुछ विधियां होती हैं ऐसे जो कानून बनाए जाते हैं जो मूल अधिकारों को ठेस पहुंचाते हैं। तो जहां तक मूल अधिकारों को ठेस पहुंचाएंगे वहां तक वो विधियां शून्य हो जाएंगी। तो चलिए इनके बारे में डिस्क्रिप्टिव तरीके से जान लेते हैं। इस विधि के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जो जिस भाग तक इस भाग के उपबंधों को असंगत करता है, वही चीज लिखी गई है, इसमें सारी जानकारी दी गई है। राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाया गया और भी साफ कर दिया गया है इसमें, देखिए, जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है, यानी उसको न्यून करती है। इस खंड के उल्लंघन के बारे में नई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। थर्ड पॉइंट मैंने नोट कर लिया है, विधि के असंगत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियमन, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा आदि सब शून्य हो जाएंगी। जिस प्रकार से हमारे पास अगर जो कोई मौलिक अधिकार, जिस प्रकार से हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उस मौलिक अधिकार को कोई भी अगर जो छीनने की कोशिश करता है तो वहां तक वो कानून जीरो हो जाएगी, चाहे वो संसद के द्वारा ही क्यों ना पारित हो। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ये आर्टिकल 14, इसमें समानता का अधिकार जो दिया गया है। समानता का अधिकार संविधान में अगर जो देखा जाए आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। तो 14 में दिया गया है राइट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके बारे में मुताबिक हर व्यक्ति के कानून की नज़र में बराबर होगा, जो आर्टिकल 14 में कहा गया है। किसी को विशेष दर्जा हासिल नहीं है, उसको कानून के एक समान संरक्षण हासिल है, सबको भी एक समान के संरक्षण दिया गया है कानून में। अगर संसद में कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे समान परिस्थितियों में दो लोगों में भेदभाव होता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे निरस्त कर सकती है। उसी तरह अगर सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है जो ऐसे नागरिकों को एक जैसा अवसर नहीं डालता है, तो उसे भी रद्द किया जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जानते रहिए। दोनों पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट तरीके से लिख दिया है। इस प्रकार समानता भारत में रह रहे व्यक्तियों को हासिल है, चाहे वह भारत का नागरिक हो या नहीं। लेकिन 15 से लेकर 18 तक जो अधिकार दिए गए हैं खास तौर से भारतीयों के लिए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप पूछा गया है प्रश्न में, आर्टिकल 14 भारतीयों के लिए है कि नहीं, उसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से अधिकार भारतीयों के लिए हैं। तो आगे चल के मैं विस्तृत रूप से अध्ययन करूंगा। समता के अधिकार जो हैं अत्यंतिक नहीं है, मतलब इसमें निम्नलिखित मूल अधिकार जिसके अपवाद भी हैं, कुछ अपवाद जो हैं 14 के, तो उसी के बारे में चर्चा की गई है। PCS वगैरह में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, तो अपवाद भी आप जानते रहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आजकल परीक्षा का पैटर्न और ऊंची तेजी से ऊंची की तरफ बढ़ रहा है, तो आप इसको जानते रहिए। UP SSC RO वगैरह में पूछ लेता है। तो चलिए देख लेते हैं। 15 के तीसरा के अनुसार अपवाद है कि राज्य स्त्री और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। तो इसमें कहने का यही तात्पर्य है कि राज्य आर्टिकल 15 के तीसरे के तहत
राज्य कोई ऐसा कानून बना करके जिसमें राज्य स्त्रियों और बच्चों को बढ़ावा देने के लिए कोई कानून बना सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 15 के 14 के तहत क्या है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान की छूट कर सकता है। यह आप जानते रहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग आरक्षण से जोड़ लेंगे, लेकिन शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए अलग से प्रावधान दिया जा सकता है, राज्य ऐसी व्यवस्था कर सकता है। फिर उसमें क्या कहते हैं कि आर्टिकल 16(4) के तहत सार्वजनिक नियोजन में विशेष प्रावधान की छूट राज्य को देता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी न्यायिकों एवं उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा सांसद के एवं विधानसभा मंडल के सदस्यों को प्रदत्त विशेषाधिकार समता का अधिकार का अपवाद है। तो इस प्रकार से जो इतने पदों पे बैठे हुए हैं, चाहे वो राज्यपाल हो, विदेशी न्यायिक हो या फिर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, तो इनको मंडलों पे बैठे हुए विशेष व्यक्तियों को विशेष अधिकार कुछ प्रदान किए गए हैं, तो वो अपवाद के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है आर्टिकल 15। तो चलिए आर्टिकल 15 को देख लेते हैं। विस्तृत रूप से इसमें अध्ययन किया गया है कि राज्य द्वारा धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई मतभेद नहीं होगा। आर्टिकल 15 में ये बहुत बड़ी बात कही गई है कि राज्य द्वारा किसी भी धर्म का और जाति का, लिंग का, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होगा राज्य में। भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ सिर्फ उसके धर्म, भाषा, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। मतलब हर नागरिक को एक समान अवसर मिलेगा। किसी के साथ किसी सिर्फ वजह से भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वह किसी खास धर्म का है, जाति का है, लिंग का है या फिर किसी आदिवासी क्षेत्र का है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा यहाँ पे मतभेद से रोका गया है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें आ जाता है कि हमारे जो कुछ पॉइंट है मैंने उसको इंपॉर्टेंट करके लिख लिया है। तो चलिए देखते हैं। राज्य धर्म के आधार पर विभेद यानी मतभेद नहीं करेगा। और उसके बाद में है राज्य सार्वजनिक स्थानों यानी संदर्भों में भेदभाव नहीं करेगा। जैसे सार्वजनिक स्थल, मनोरंजन स्थल है, तो वहाँ पे कोई आप नहीं कह सकते कि एक मेजॉरिटी के लिए वहाँ पे खेलेंगे या रहेंगे। वहाँ पे हर मेजॉरिटी के लिए समान रूप से भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान रूप से देखा जाएगा। इस अनुच्छेद 15 का अपवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। मैंने पहला मेंशन कर चुका हूं मैं इसके बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, विशेष संस्थाओं की स्थापना एवं सामाजिक शैक्षणिक रूप से, वो आप जानते रहिए, पीछे ही मैंने अध्ययन करके बता दिया है, तो ये आप इंपॉर्टेंट है, इसको आप जान सकते हैं। अपवाद के रूप में भी कह सकते हैं इसको। 93 संविधान संशोधन 2006 के तहत शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत अनुसूचित जाति मानी SC और उसके बाद में अनुसूचित जनजाति ST, अल्पसंख्यक वर्ग OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है 93 संविधान संशोधन 2006 के द्वारा, ये आप कह सकते हैं। इसके बाद में इसके अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में अनुसूचित जाति मानी SC को 15% और ST को 7.5% और उसके बाद में अल्पसंख्यक वर्गों को यानी OBC वालों को 27% का आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। डायरेक्टली क्वेश्चन PCS में पूछा गया है और RO में भी आ गया है एक बार। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। जानते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 14-15 भारतीयों को प्राप्त है। उसके बाद में हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आर्टिकल 16 से रिलेटिव है। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता को देखता है। यहाँ पे राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की समानता होगी। यहाँ पे लोक नियोजन पे किसी भी नौकरियों में समान रूप से अवसर की समानता होगी। अगर जो कोई नौकरी लग रही है तो वहाँ पे सबको समान रूप से भर्ती किया जाएगा। उसी के बारे में यहाँ आर्टिकल 16 में दिया गया है। राज्य के अधीन किसी भी नियोजन के पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पे ना तो कोई नागरिक को अपात्र किया जाएगा और ना ही किसी प्रकार से विभेद किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 16 में कहा गया है। इसमें एक बार पूछा गया है, पुलिस में पूछा गया कि नौकरियों में समान समानता का अधिकार आर्टिकल 16 में दिया गया था, उसमें आपको आर्टिकल 16 टिक करना था। तो आप जानते रहिए, ये सब कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आर्टिकल 17 यानी स्पर्शता का अंत, माने छुआछूत का अंत। इस प्रकार से कहा गया है। स्पर्शता का अंत किया गया है, उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध होगा तथा अस्पृश्यता की उपजी किसी भी निषेधता को लागू करना अपराध होगा, जो विधिक रूप से दंडनीय अपराध है।
क्या हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय अस्पृश्यता का भाव बहुत तेजी से था। कुछ शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए या फिर और भी किसी प्रकार के लोगों के लिए वहाँ पे अस्पृश्यता का भाव बहुत तेजी से रहा है। तो इसको धीरे धीरे करके अब समाप्त कर दिया गया है आर्टिकल 17 के तहत। इस पे जुर्माना भी लगाया गया है, तो आप इसको जान सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अस्पृश्यता का अंत। अब ये आर्टिकल 17 के तहत जब संविधान लागू हुआ था तभी से कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आर्टिकल 18, उपाधियों के अंत के बारे में व्यवस्था किया गया है। इसमें भारत सरकार ने अनुच्छेद 18 के द्वारा जमींदार, राजा, महाराजा आदि जैसे सर्वोच्च उपाधियां जो धारण करते थे उसका अंत कर दिया गया है और सभी को समान अधिकार दिया गया है। परंतु देश की सेवा और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनकी उपाधियां बनाए रखें, जैसे भारत रत्न, कीर्ति चक्र, परमवीर, पद्म भूषण और पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये आदि सब दिए गए। जैसे अर्जुन पुरस्कार वगैरह सब दिया जाता है, तो इसमें उपाधियों का मतलब अपमान नहीं होगा, इसमें सारी चीज इंक्लूड किए गए हैं। यदि कोई भारतीय नागरिक को किसी विदेशी राज्य में कोई उपाधि, भेंट, उपलब्धि हासिल करनी हो तो राष्ट्रपति के अनुमति के ही द्वारा स्वीकार किया जाएगा। यह आर्टिकल 18 के तहत मेंशन किया गया है। तो इसमें यही बताया गया है कि जिस प्रकार से राजा वाजा लोग होते थे तो राय बहादुर, राय दुर्लभ वगैरह की जो उपाधि धारण करते थे उन उपाधियों को मतलब खत्म कर दिया गया है। इसमें जो पर्सनली चीजें दी जाती हैं उपाधियां, जैसे भारत रत्न, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र और पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब जो सम्मान दिए जाते हैं वो देश का गौरव, राष्ट्रीय सम्मान है, इसी वजह से इसको दिया जाता है। जो विशिष्ट क्षेत्र में आप किसी चीज के लिए अगर जो विशिष्ट कार्य करते हैं तो उसी के हिसाब से ये आपको उपाधियां दी जा सकती हैं। इसको आप धारण कर सकते हैं, लेकिन बट नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी 14 से लेकर 18 तक इसको समानता का अधिकार मैंने आपको डिटेल वेरीफाई कर दिया है। अब इसके बाद में हमारा जो आर्टिकल स्टार्ट होएगा 19 से स्टार्ट करेंगे, तो ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। तो दोस्तों यूपीपीएससी क्लासेस को अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।